जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेश सर जीवन इंस्टीट्यूट कानपुर से। दोस्तों, हमारा आज का जो वीडियो होगी वो होगी अर्थव्यवस्था पर। और आपका प्रीवियस पेपर एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, आरआरबी और एनटीपीसी, तो सारे वो क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न आ जाता है कि जॉन मेनार्ड कीन्स, जिन्हें सबसे अधिक उनके आर्थिक सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, उसके किस देश से संबंधित है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दी, हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर पर प्रीवियस पेपर जो आए हुए हैं वो अलग अलग हम वीडियो बना के चैप्टर वाइज आप लोगों के पास भेजते रहेंगे। अगर ये आप तैयार कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो सीजीएल हो चाहे एनटीपीसी हो, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। तो हमारा क्वेश्चन था ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो चार ऑप्शन लिया है, स्वीडन, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड। तो दोस्तों, मैं आपको बता दी ये इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इंग्लैंड हमारा आंसर जाएगा कि ये इंग्लैंड के रहने वाले। अगले क्वेश्चन में दोस्तों हमारा कहता है, अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा प्राकृतिक संसाधनों के भंडार और प्रदूषण की कमी से संबंधित है, जो तेजी से आर्थिक विकास का परिणाम है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दें आप, कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों, तो प्राकृतिक संसाधनों में हमारा पर्यावरण अर्थशास्त्र आ जाता है। तो दोस्तों, हमारा आंसर जाएगा पर्यावरण अर्थशास्त्र। तो पर्यावरण अर्थशास्त्र हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ द्वारा निम्नलिखित में से किस अदृश्य शक्ति के रूप में मान्यता दी गई है। तो चार ऑप्शन है दोस्तों, सरकार शासन, बाजार कीमत तंत्र, न्यायपालिका या विधायिका। तो दोस्तों, मैं आपको बता दी ये आंसर हमारा जाएगा सरकार शासन। तो सरकार शासन जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किसे अदृश्य अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, अदृश्य अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। तो अदृश्य अर्थशास्त्र की अगर हम बच्चों बात करते हैं तो अदृश्य अर्थशास्त्र कहा जाता है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार और निर्णय का अध्ययन, कहलाता है। निर्णय का अध्ययन कहलाता है दोस्तों, अध्ययन कहलाता है। तो बच्चों, किसे जनक के रूप में जाना जाता है? पॉल क्रुगमैन, मिल्टन फ्रीडमैन, जेम्स जे हैकमैन या अल्फ्रेड मार्शल। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? अल्फ्रेड मार्शल को दृश्य अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और दृश्य अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार और निर्णय का अध्ययन करता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, वे वस्तुएं जो एक साथ खपत होती हैं उसे क्या कहा जाता है? एक साथ खपत होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दी, पहला ऑप्शन लिया है उपभोक्ता वस्तुएं। तो उपभोक्ता वस्तुएं वे उत्पादन जिनका उपयोग घर के लिए किया जाता। तो जिनका उपयोग घर के लिए किया जाता है तो उन्हें उपभोक्ता वस्तु कहा जाता। ठीक है। और अब हम आ जाते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। तो वे वस्तुएं जिनका इस्तेमाल किसी अन्य वस्तु को बदलने में किया जाता है, जिनका
वे वस्तुएं जिनका इस्तेमाल किसी अन्य वस्तु के बदलने में किया जाता है उसे प्रतिस्थापक वस्तु कहा जाता है। अब आ जाता है पूंजी वस्तु। तो पूंजी वस्तु से कहा जाता है वे भौतिक संपत्ति जिनका इस्तेमाल किसी कंपनी द्वारा किसी और उत्पादक के निर्णय में किया जाता है, तो उसे कहा जाता है पूंजी वस्तु। अनुपूरक किसी वस्तु को पूरा ना कर पाना, किसी वस्तु को पूरा ना कर पाना उसे अनुपूरक वस्तु कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या जाएगा भाई, यहाँ हमारा आंसर जाएगा अनुपूरक। तो अनुपूरक होगा दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता हार्स का नियम प्रतिपादित किया था। तो सीमांत उपयोगिता, तो दोस्तों सीमांत उपयोगिता हार्स किसे कहा जाता है, तो कहता है किसी उत्पाद की अतिरिक्त इकाई के उपयोग से प्राप्त प्रतियोगिता में परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या जाएगा भाई, तो इसका आंसर जाएगा एच गॉसन। तो एच गॉसन ने प्रतिपादन किया था सीमांत उपयोगिता हार्स का। तो हमारा चौथा आंसर सही है बच्चों। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं का अभिलक्षण नहीं है। तो सार्वजनिक वस्तुओं का अभिलक्षण नहीं है, कहता है लोच, वाज्य, गैर प्रतिद्वंदिता या लोचहीनता। तो गैर प्रतिद्वंदिता जो होती है ये सार्वजनिक वस्तुओं का अभिलक्षण नहीं माना जाता है। लोच हो गया, वाज्य हो गया, लोचहीनता, ये तीनों माना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं मांग के नियम के अनुसार किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, तो मांग का नियम, जब कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है और जब मांग बढ़ती है तो कीमत घटती है दोस्तों। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, वस्तु की कीमत से प्रतिलोमता संबंध है। तो सेकंड आंसर जाएगा दोस्तों। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और जिनका उत्पादन प्रक्रिया के उपभोग द्वारा होता है। तो उसे बच्चों क्या कहा जाता है, कहा था पूंजीगत। अभी हमने आप लोगों से चर्चा किया था कि पूंजीगत किसे कहा जाता है, जिसका उपयोग वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है, पूंजीगत। ठीक है, उपयोग में किया जाता है। बेमलेन वस्तुएं, तो बेमलेन छोड़ते हैं, उपभोक्ता वस्तुओं पर आ जाते हैं जिन्हें स्वयं अपने इस्तेमाल के लिए किया जाता है, उसे उपभोक्ता वस्तु कहा जाता है। पूरक वस्तुएं कहा था जिनका इस्तेमाल एक साथ किया जाता, तो उसे पूरक वस्तुएं कहते हैं। तो यहाँ बच्चों हमारा आंसर क्या जा रहा है, पूंजीगत वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और जिनका उत्पादन प्रक्रिया के उपयोग द्वारा होता है, उसे पूंजीगत वस्तुएं कहा जाता है। रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है बच्चों, तो रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है, तो जो रूपांतरण वक्र का दूसरा नाम क्या है, उत्पादन संभावना वक्र कहा जाता है। इसे उत्पादन संभावना वक्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि मांग का नियम बताता है कि के बीच एक ऋणात्मक संबंध है। तो मांग नियम हम आपको पहले बता चुके हैं। तो आंसर जाएगा किसी वस्तु की मांग और उसकी कीमत। ठीक है, मांग जब बढ़ती है तो वस्तुओं की कीमत घट जाती है और जब वस्तुएं बढ़ती है तो मांग की कीमत घटती है। तो मांग वस्तु की मांग उसकी कीमत जाएगा। यदि मांग की कीमत लोच एक से कम है तो वस्तु की कीमत पर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे कहा जाता है बोलोचदार। तो बोलोचदार कहा जाता है। ठीक है भाई,
बेरोजगार कहा जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, अचल पूंजी के उपभोग को किस रूप में जाना जाता है? अचल पूंजी, तो अचल पूंजी के उपभोग को कहा जाता मूल्यह्रास। तो दोस्तों इसको मूल्यह्रास कहते हैं। निवल निवेश किसे कहते हैं? किसी वस्तु के खरीदने में मूल्यह्रास। हम किसे कहते हैं भाई? किसी वस्तु के खरीदने में मूल्यह्रास, खरीदने में मूल्यह्रास को कहा जाता है दोस्तों। ठीक, और मूल्य वृद्धि, तो जब मूल्य की वृद्धि होती है, जब बढ़ती है तो मूल्य वृद्धि कहा जाता है। सकल निवेश, किसी वस्तु को खरीदने या बनाने में जो खर्च की गई है, किसी वस्तु को खरीदने व बनाने में जो खर्च की गई है उसे कहा जाता है सकल निवेश। जो निवेश किया गया, जो पैसा लगाया गया है, उसे सकल निवेश कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, कृषि का व्यवसायीकरण एक संकेत है। तो किसका संकेत है दोस्तों? कहता है आय अधिशेष का, उत्पादक अधिशेष का, उपभोक्ता अधिशेष का या विपणन योग्य अधिशेष। तो बच्चों यहाँ आंसर हमारा जाएगा विपणन अधिशेष। तो विपणन अधिशेष जाएगा आंसर। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं कि व्यापार की शर्तें स्थिति को संदर्भित करता है। कहता निर्यात, आय पर आयात व्यय की अधिकता, व्यापार समझौता वे नियम और शर्तें जिन पर किसी देश को ऋण देने की पेशकश की जाती है। निर्यात कीमतों और आयातों की कीमतों में वृद्धि की जाती है। तो दोस्तों यहाँ आंसर हमारा जाएगा कि निर्यात कीमतों और आयात कीमतों के बीच अनुपात जाएगा आंसर। इसके बाद हम आ जाते हैं, नई खोज के कारण संपत्ति के मूल्य में कमी आती है तो उसे कहते हैं क्या? कहता है मूल्यह्रास कहा जाता है। उसे मूल्यह्रास कहा जाता है। यानी मूल्यह्रास से जब घाटा होता है तो उसे मूल्यह्रास कहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, निम्नलिखित लागत में से किसे आवधिक लागत के रूप में जाना जाता है? तो आवधिक लागत के रूप में किसे जाना जाता है? तो बच्चों मैं आपको बता दें, उत्पादक लागत। तो उत्पादक लागत ऑप्शन लिया है निश्चित लागत, परिवर्तनीय लागत या विफल लागत। तो आंसर हमारा जाएगा निश्चित लागत। तो उत्पाद लागत किसी कंपनी द्वारा उत्पादन के निर्माण में होने वाले खर्च को, किसी कंपनी द्वारा उत्पादन में होने वाले खर्च को उत्पादन लागत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, किसी वस्तु या सेवा की मांग जो किसी अन्य वस्तु की मांग का परिणाम है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे क्या कहा जाता है भाई? ऑप्शन लिया है आय की मांग, व्युत्क्रम मांग, मिश्रित मांग या प्रत्यक्ष मांग। तो दोस्तों व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। तो व्युत्पन्न मांग किसे कहते हैं? तो हम आपको बता दें, जब एक ही वस्तु की मांग से दूसरी मांग स्वतः उत्पन्न होती है तो उसे हम बोलते हैं व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, बाजार प्रणाली जिसमें कुछ ही उत्पादक होते हैं जो बाजार के कुल उत्पादन में प्रमुख बहुमत बनाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन लिया है, एकाधिकार, पूर्ण प्रतियोगिता, अत्याधिकार
या क्रेता अधिकार। तो दोस्तों हमारा आंसर जाएगा अत्याधिकार। इसके बाद हम आ जाते हैं कि माल की आपूर्ति का अर्थ क्या है। थोड़ा सा मिस्टेक है, अर्थ होना चाहिए। अर्थ क्या होती है? अर्थ क्या है भाई? भंडारण में कुल माल, बिक्री के लिए उपलब्ध माल, प्रति इकाई पर विशेष कीमत पर एक विशेष समय पर माल की दी जाने वाली मांग। तो दोस्तों हमारा आंसर सी जा रहा है, प्रति इकाई पर विशेष कीमत पर एक विशेष समय पर माल की दी जाने वाली मात्रा। इसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं, किसने बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? कहता है कि ब्याज दर, हाँ भाई, कहता है ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी की अनुमानित प्राप्ति या व्यक्तिगत। तो दोस्तों यहाँ हमारा जाएगा नई पूंजी कीमतों पर अनुमानित प्राप्ति। इसके बाद हम आ जाते हैं, आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो आय और किस शाखा के अंतर्गत जाएगा? दोस्तों 4 ऑप्शनल भी है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, सार्वजनिक अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र या समशिष्ट अर्थशास्त्र। तो अंतर जाएगा समशिष्ट अर्थशास्त्र। समशिष्ट अर्थशास्त्र किसे कहते हैं? एक संपूर्ण उद्योग कैसा व्यवहार करता है। ठीक है भाई, कैसा व्यवहार करता है उससे समशिष्ट अर्थशास्त्र में करता है। तो समशिष्ट अर्थशास्त्र आंसर होगा। इसके बाद बच्चों में आ जाते हैं, वह अर्थशास्त्री कौन है जिसने 1920 के दशक में माइक्रो यानी सूक्ष्म को अर्थशास्त्र में पेश किया था? तो कितने अर्थशास्त्र में पेश किया था? 4 ऑप्शन दिया बच्चों, एडम स्मिथ, E.K. बोल्डिंग, रैगनर बिस्को, अल्फ्रेड मार्शल। दोस्तों आंसर जाएगा रैगनर बिस्को। इसके बाद हम आ जाते हैं, समशिष्ट अर्थशास्त्र की ओर क्या कहा जाता है? धन का सिद्धांत, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, आय का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ कहा जाता है आय का सिद्धांत। तो आय का सिद्धांत जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन आ गया, परिवर्तन वक्र। तो परिवर्तन वक्र के रूप में जाना जाता है किसे? उत्पादन, संभावना और वक्र को। तो पहला आंसर सही होगा बच्चों। तो जाना जाता उत्पादन, संभावना और वक्र। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं भाई। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।